इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। A for आमला, B for बेस्ट। पर टीचर, A for एप्पल होता है। मैं हूँ आमला, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मुझ में है भरपूर विटामिन सी और ढेरों रसायन जो कि शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर बीमारियाँ रखे दूर। मुझे रोज खाओगे तो बनोगे स्वस्थ और मजबूत। तो हुआ ना फिर, A for आमला, आयुष विभाग, भारत सरकार। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं, पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। प्रिय श्रोताओं, हमारे देश में एक से एक विद्वान पैदा हुए जो हीरों और जवाहरातों के समान कीमती थे। इनमें से कईयों की उपलब्धियां देश के सामने आईं, लेकिन कई ऐसी विभूतियां भी थीं जिनके किए कार्य आम जनता के सामने नहीं आ पाए, और उनके कार्य इतने महत्वपूर्ण थे कि देश और विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके कार्यों की कायल थीं। आज इसी कड़ी में हम जिक्र करेंगे स्वर्गीय बेनेगल नरसिंह राव का, जिनका आज जन्मदिन है। श्री नरसिंह राव का जन्म 26 फरवरी 1887 में मंगलोर में हुआ था। राव जी की बौद्धिक क्षमता दरअसल उनके परिवार से परंपरा में मिली। उनके पिता श्री बेनेगल राघवेंद्र राव एक जाने माने और प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। श्री नरसिंह राव बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। पढ़ाई में वो एक बेमिसाल छात्र थे। 1901 में उन्होंने मंगलोर के कनारा हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा न केवल प्रथम श्रेणी में पास की, बल्कि पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में अव्वल भी रहे। यही नहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी वो अव्वल रहे और इंग्लिश, संस्कृत और गणित में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। वो गणित विषय में मेधावी माने जाते थे। पढ़ाई का ये गौरवशाली क्रम आगे बढ़ता गया जब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज पढ़ने गए। वहां भी उन्होंने अपनी विद्वता का झंडा गाड़ दिया। वहां पर उन्होंने 1909 में अपनी डिग्री दूसरे स्थान पर रहकर प्राप्त की। इसी वर्ष उन्होंने ICS की परीक्षा पास की और बंगाल में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त हो गए। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के बाद वो न्यायिक सेवा में चले गए और यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें हिंदू कोर्ट बिल सहित देश की समस्त कानून और संहिता को बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई। उन्होंने ये कार्य बड़ी कुशलता के साथ निभाया। ये कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1938 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 1939 में उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। 1941 में उन्हें पंजाब और सिंध के बीच सिंधु नदी के पानी के बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई। उनके द्वारा किया गया ये विभाजन इतना न्यायपूर्ण था कि आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे का आधार उसी कमीशन की रिपोर्ट है जिसके मुखिया श्री राव थे। 1944 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें भारत के संविधान के निर्माण के लिए सरकार का सलाहकार बनाया गया था। उनके प्रशासनिक और कानूनी अनुभव को देखते हुए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार उन्हें बनाया गया। भारत के संविधान का ड्राफ्ट उन्होंने ही बनाया था। ये कार्य कितना महत्वपूर्ण था ये इस बात से पता चलता है कि जब संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया तो श्री नरसिंह राव का बनाया ड्राफ्ट पहले से ही तैयार था। कमेटी को इसे एक स्वरूप देना था जिसे सभा में पास करने के लिए पेश किया जाना था।
26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री राव का विशेष आभार व्यक्त किया था। बाद में उनके ज्ञान का लाभ उठाते हुए भारत सरकार ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया, जहां उन्होंने 1949 से 1952 तक अपनी सेवाएं दी। इसी बीच 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो अध्यक्ष भी रहे, साथ ही कोरियन वॉर सीज फायर आयोग के सदस्य भी। वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन किसी कारणों से वो इस पद को प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद वो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त किए गए, जहां वो अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे। 30 नवंबर 1953 को इस विद्वान और लगनशील हस्ती का ज्यूरिख में निधन हो गया। देश के संविधान निर्माण में उनके योगदान को सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बर्मा के संविधान को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस संबंध में वो बर्मा भी गए और वहां से भी उनसे सलाह करने वहां के नेता भारत आए। श्री राव साहब ने जो भी ख्याति अर्जित की वो उनके ज्ञान और कठोर परिश्रम का नतीजा थी। ये सब होने के बावजूद वो बहुत विनम्र रहे और अपने प्रचार के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। देश के संविधान की बुनियाद रखने वाले इस कर्मयोगी को हमारी तरफ से विनम्र प्रणाम और उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो लेखक आम जनता के बीच लोकप्रिय होता है उसे बौद्धिक सम्मान उतना नहीं मिल पाता, और जो समीक्षकों का प्रिय होता है उसे आम जनता नहीं अपना पाती। लेकिन जिसे दोनों सम्मान एक साथ मिल जाएं, वो फिर लेजेंड ही बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व साहित्य के एक लेजेंड फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो की। विक्टर ह्यूगो फ्रेंच कवि, उपन्यासकार और नाटककार रहे हैं। उनके प्रकाशित उपन्यास विश्व के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से माने जाते हैं। हाल ही में हॉलीवुड में उनके उपन्यास पर आधारित लेह मिजरेबल्स प्रदर्शित हुई। Who am I? This is the kind of role you dream of playing. Can I condemn this man to slavery? Pretend I do not feel his agony. It requires everything I've done, whether it be the stage work or the film work. I feel like coming together for this movie. My soul belongs to God, I know. I made that bargain long ago. He gave me hope when hope was gone. He gave me strength to journey on. विक्टर ह्यूगो का जन्म 26 फरवरी 1802 को फ्रांस के बिजानसन शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था। 13 वर्ष की आयु में जब उन्होंने एकेडमी फ्रेंचाइज सहित अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी कविताओं के लिए पुरस्कार जीते तो उन्हें अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ में आ गया था। उनके बचपन के दौरान फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था, जिसकी छाप उनके उपन्यासों में झलकती है। 25 वर्ष के होते होते ह्यूगो युवा लेखक के रूप में फ्रांस भर में विख्यात हो गए थे और उनकी ख्याति उनकी आयु के साथ बढ़ती ही गई। इसी दौरान ह्यूगो का एडेल फॉसर नामक एक लड़की से प्रेम संबंध शुरू हो गया और अपनी मां की मर्जी के विरुद्ध जाकर उन्होंने एडेल से गुप्त रूप से सगाई कर ली। क्योंकि वो अपने मां के बहुत करीब थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद ही वो एडेल से शादी कर पाए। 1820 के दशक में ह्यूगो फ्रेंच रोमांटिक आंदोलन की मुख्य हस्तियों में से एक बन गए थे। एडेल से शादी के अगले वर्ष ह्यूगो ने अपना पहला उपन्यास हांस ऑफ आइसलैंड और उसके 3 वर्ष बाद बुक जर्गल प्रकाशित किया। अगले चंद वर्षों में उन्होंने अपनी कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित किए। उनकी कविताओं और उपन्यासों से उनकी छवि एक संवेदनशील लेखक की बन गई थी। (1831) में प्रकाशित हुआ उनका उपन्यास द हंचबैक ऑफ नोटर डैम सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पढ़ा गया। उसके प्रकाशित होने के तुरंत बाद उसे विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने की जरूरत भी पड़ी। ये उपन्यास खास तौर पर पाठकों की नजरों में गॉथिक आर्किटेक्चर की उपेक्षित और जर्जर हालत को नजर में लाने का भी एक प्रयास था।
इस उपन्यास का फ्रांस की जनता पर इतना गहरा असर पड़ा कि वहां की गॉथिक इमारतों को पुनः स्थापित किया गया। सिर्फ यही नहीं, इस उपन्यास में इन इमारतों के विवरण को पढ़कर विदेशी पाठक इतने उत्साहित हो गए कि उस वर्ष फ्रांस में पर्यटकों का बहुत इजाफा हुआ। ह्यूगो के उपन्यासों में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं की झलक हमेशा दिखती थी। फ्रांस की राजनीतिक उथल-पुथल के चलते प्रभावित हुए सामाजिक गतिविधियों पर ह्यूगो ने 1830 के शुरुआती दौर में एक उपन्यास लिखना शुरू किया था। लेह मिजरेबल्स नामक इस उपन्यास को पूरे 17 वर्ष प्रकाशित होने में लगे। इस उपन्यास से पाठक तुरंत कनेक्ट हो गए और ये उनके बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। इस उपन्यास का देश पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें ह्यूगो द्वारा उठाए गए मुद्दे जल्दी ही नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस के एजेंडा में शामिल हो गए। ये उपन्यास उनका अभी तक का सबसे लोकप्रिय कार्य रहा है। एडेल से ह्यूगो की 3 संतानें थीं, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी बेटी लियोपोल्दिना उनकी सबसे प्रिय थी। 4 सितंबर 1843 को एक आकस्मिक घटना में वो अपनी जान गंवा बैठी। इस खबर ने ह्यूगो को झकझोर के रख दिया। वो काफी लंबे समय तक मातम में भी रहे। अपने इस दुख का वर्णन उन्होंने अपनी कविता अ विलो क्वेर में भी किया। इसके बाद भी उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी और मृत्यु पर आधारित कई कविताएं लिखी। कहा जाता है कि अपनी बेटी की मृत्यु के दुख से वो जिंदगी भर उबर ही नहीं पाए। 1851 में जब नेपोलियन III ने शासन संभाला तो ह्यूगो ने उनका कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें देश निकाला घोषित कर दिया गया। फ्रांस छोड़कर ह्यूगो पहले ब्रुसेल्स और फिर गर्नसे के छोटे से द्वीप में चले गए। बाहर रहकर भी उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ बढ़ चढ़कर नारे लगाए। वो फ्रांस तभी वापस आए जब युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, जिसके बाद नेपोलियन को सत्ता से निष्कासित कर दिया गया। 1870 में वापस आने पर उनका एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वागत हुआ। वापस आने के बाद ह्यूगो सक्रिय रूप से राजनीति में भी शामिल हो गए और नेशनल असेंबली और सीनेट के सदस्य के लिए चुने गए। मई 1885 को निमोनिया से ग्रस्त ह्यूगो का देहांत हो गया। उनके अंतिम संस्कार में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। आज हम साहित्य के इस महान पंडित को उनके जन्मदिन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आयुर्वेद भारत का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आइए आज हम आपको ले चलते हैं ग्लैमर की दुनिया में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड यानी मुंबई की फिल्मी दुनिया की एक हस्ती की, जिन्होंने अपने समय में इस दुनिया पर राज किया। आपने फिल्मों में कई लोकप्रिय जोड़ियों के बारे में तो सुना ही होगा। ज्यादातर ये जोड़ियां फिल्म के हीरो और हीरोइंस हुआ करती हैं, जैसे दिलीप कुमार वैजंतीमाला, राज कपूर नरगिस, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, जितेंद्र श्रीदेवी, राजेश खन्ना और मुमताज जैसी जोड़ियों ने फिल्म प्रेमियों के दिलों पर राज किया। इसके अलावा इस दुनिया में डायरेक्टर हीरो की जोड़ियां भी बहुत मशहूर रही हैं। आपने गोविंदा डेविड धवन, करण जौहर, शाहरुख खान जैसी चर्चित जोड़ियों का धमाल देखा होगा। आज हम एक ऐसी ही जोड़ी के एक किरदार स्वर्गीय मनमोहन देसाई जी की बात कर रहे हैं, जिनकी फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ बहुत लोकप्रिय जोड़ी बनी और इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देकर अपनी लोकप्रियता की पताका फहराई। जान जाने जनार्दन तररम पम 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 पम, जान जाने जनार्दन तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जाने जनार्दन, जान जाने जनार्दन, साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन,
जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। वर्ष 1937 में 26 फरवरी को जन्मे स्वर्गीय देसाई एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता किकुभाई देसाई एक जाने माने प्रोड्यूसर और पैरामाउंट स्टूडियो, जो बाद में फिल्मालय कहलाया जाता था, के मालिक थे और स्टंट फिल्में बनाने के माहिर भी। मनमोहन जी के बड़े भाई सुभाष देसाई भी एक प्रोड्यूसर थे और उन्होंने ही मनमोहन जी को अपनी फिल्म छलिया, जो 1960 को रिलीज हुई, में निर्देशक के रूप में अवसर दिया। बाद में सुभाष देसाई ने मनमोहन जी को अपनी और फिल्मों में भी निर्देशन का अवसर दिया, जिसमें ब्लफ मास्टर, धर्मवीर, किस्मत और देश प्रेमी शामिल थीं। हालांकि शुरुआती फिल्मों में केवल किस्मत फिल्म ही सफल हो पाई। देसाई जी के फिल्मी करियर में तब महत्वपूर्ण मोड़ आया जब राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म सच्चा झूठा ने सिनेमा घरों की टिकट खिड़की के आगे लंबी लंबी कतारें लगा दी। इस फिल्म ने देसाई जी के सामने सफलता का असीम आसमान खोल दिया। फिर तो देसाई जी ने सफल फिल्मों की कतार लगा दी। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। उस समय के सारे बड़े बड़े स्टार्स देसाई जी की फिल्मों में काम करने को अपनी सफलता की गारंटी मानते थे, लेकिन फिल्मी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आना भी बाकी था और वो था उनकी अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी। 1977 में अमिताभ जी के साथ उनकी 2 फिल्में परवरिश और अमर अकबर एंथनी प्रदर्शित हुईं। अमर अकबर एंथनी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई। ये फिल्म बहुत चली और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनी। ये पहली भारतीय कमर्शियल फिल्म थी जिसे बीबीसी टेलीविजन ने प्राइम टाइम पर दिखाया। अरे एंथनी भाई, तुम अकेले 10-10 आदमी को मारने को सकता है, पर तुम अपन का सुनता ही किधर सुनता है? देख 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 अपना थोबड़ा, देख देख अपना थोबड़ा, आईना में जाके देख कितना मारा तेरे को, कितना मारा। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। इसके बाद मनमोहन जी और अमिताभ जी का लंबा साथ चला। इन दोनों ने मिलकर कई फिल्में की, जिनमें सुहाग, नसीब, कूली, मर्द और गंगा जमुना और सरस्वती थीं। इन फिल्मों में अंतिम फिल्म को छोड़कर बाकी अन्य फिल्में बहुत सफल रहीं। इसके साथ साथ इन दोनों का करियर सफलता की उड़ान भरता रहा। गंगा जमुना और सरस्वती की असफलता ने देसाई जी का मन खट्टा कर दिया और इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। 1989 में उन्होंने अपने बेटे केतन देसाई के लिए तूफान फिल्म बनाई, लेकिन ये फिल्म ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि देसाई जी की इस बात के लिए आलोचना की जाती थी कि उनकी फिल्में तर्कों से परे होती हैं, लेकिन उनका मानना था कि वो शुद्ध मनोरंजन के लिए फिल्म बनाते हैं। उनका फिल्मों के जरिए शिक्षा देने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल वो मसाला फिल्मों के प्रणेता थे। उनकी फिल्में नाच गानों, संगीत और एक्शन से भरपूर होती थीं, जो कि जनता के मनोरंजन का साधन होती थीं। उनके प्रशंसकों का एक अलग वर्ग था जो उनकी फिल्मों के मसालों का दीवाना था। Filmmaking is in my family. My brother started producing films, so I told my brother, "No, look, I'm out of college and I want to join films." So I became an assistant director. Then my brother said, "Yeah, are you ready for an independent break?" I said, "Sure." "Whom would you like?" I said, I'm a great fan of Mr. Raj Kapoor and Nutan. Could you give me this artist?" He approached them and I got them. And that's how my career was launched in 59.
फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन करने वाले देसाई जी का 1 मार्च 1994 को निधन हो गया। आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से मनोरंजन के इस बादशाह को हमारा सलाम। गरम चाय लो भाई। लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक हैं। इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चों को टीवी पर कार्टून्स देखना बेहद पसंद होता है। बच्चे जब कार्टून फिल्में देखते हैं तो वो दूसरी ही दुनिया में खो जाते हैं। दरअसल ये एक आभासी दुनिया होती है जो बच्चों को रोमांचित कर देती है। कार्टून जो अजूबे दिखाते हैं वो वास्तविक दुनिया में होते ही नहीं। और अगर कार्टून बनाने की कला की बात करें तो सच्चाई ये है कि कार्टून बनाने की कला सबसे कठिन मानी जाती है और जितनी कल्पनाशीलता की जरूरत इस कला में होती है वो किसी और में नहीं पाई जाती। आज हम एक ऐसे ही शख्स का जिक्र कर रहे हैं जिनके बनाए कार्टूनों को देखते देखते कई छोटे बच्चे बड़े हो गए। जी हाँ, आज हम एक अनोखा संसार रचने वाले अमेरिका के टेक्सास प्रांत में जन्मे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और कलाकार फेडरिक बीन अवेरी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। फेडरिक बीन अवेरी को टेक्स अवेरी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। दरअसल टेक्स शब्द उनके प्रांत टेक्सास से लिया गया है। 26 फरवरी 1908 में टेक्सास के टेलर में जॉर्ज और मैरी ऑगस्टा ने फेडरिक को जन्म दिया। शायद तब वो नहीं जानते थे कि उनके घर में जन्मा ये बच्चा एक दिन पूरे विश्व के बच्चों का मनोरंजन करने वाला शख्स बन जाएगा। उनकी कलाकारी का नमूना तब सामने आया जब नॉर्थ डलास हाई स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने अपनी स्कूल ईयर बुक और लोकल पेपर के लिए कार्टून्स बनाए। 1926 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो आर्ट स्कूल ऑफ शिकागो में आर्ट की आगे की पढ़ाई करने चले गए। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आया कि ये वो जगह नहीं है जो उनके रास्ते को आगे बढ़ाएगी, इसीलिए वो वापस अपने घर आ गए। फिर कुछ समय बाद वो अपने कुछ मित्रों के साथ साउथ कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया पहुंचकर वो समझ गए थे कि यही वो जगह है जो उनके इरादों को हकीकत में बदल देगी। यहीं पर उन्होंने वॉल्टर लिंस स्टूडियो में असिस्टेंट एनिमेटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। इस स्टूडियो में ओसवाल्ड द लकी रैबिट का निर्माण होता था। यहाँ काम करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर ड्राइंग की क्षमता नहीं है, जो कि इस विधा के लिए अनिवार्य थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कार्टून फिल्मों से संबंधित सारी विधाओं में पारंगत होने की ठानी। अवेरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1935 में वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन स्टूडियो में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने प्रयोग के तौर पर एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था गोल्ड डिगर ऑफ 49। इस फिल्म से प्रभावित होकर स्टूडियो के मालिक ने उन्हें एनिमेशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कार्टून फिल्म्स के निर्माण के हर क्षेत्र जैसे कहानी, म्यूजिक और एनिमेशन को अपनी देखरेख में करना शुरू किया। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने बग्स बनी, डेफी डक और पोर्की पिग जैसे प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण किया। It's true, Doc. I'm a rabbit, all right. Would you like to shoot me now or wait till you get home? Shoot him now! Shoot him now! You keep out of this. He doesn't have to shoot you now. He does so have to shoot me now. I demand that you shoot me now. उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसे कार्टून्स चरित्र बनाए जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आए। उनका मूलभूत विचार था कि उनके चरित्र कुछ भी करने में समर्थ थे। उनके चरित्रों को मारा कूटा जा सकता था, लेकिन अंत में वो साबुत बच जाते थे ताकि अगले एपिसोड में फिर से जीवंत दिखे। उनके ज्यादातर चरित्र हास्य पैदा करते थे। 1941 में वार्नर ब्रदर्स के मालिकों से अनबन होने की वजह से उन्होंने ये स्टूडियो छोड़कर MGM ज्वाइन कर लिया। वो इतने परिश्रमी थे कि यहाँ काम करते हुए उन्होंने लगभग 13 वर्षों तक प्रति वर्ष 5 फिल्में बनाई।
इसी के साथ ही उन्होंने कई एड फिल्म्स भी बनाई। There, that's your final lesson. Now for your first meal. Get them behind the knee, boy. They hate that. Yow! Now in the earlobe. It's tender there. Yow! That's my boy. That's fun, Unc. But he said a bad word. What's that? Raid. Raid? Yes, Raid, house and garden bug killer. For both indoors and outdoors. Raid hunts bugs down like radar. वो कार्य के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाए, जिस वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 26 अगस्त 1980 को लंग कैंसर की वजह से 72 वर्ष की उम्र में टैक्स का निधन हो गया। आज उनके जन्मदिन पर लोगों के मन में गुदगुदी करने वाले इस कलाकार को नमन। और श्रोताओं, चलते चलते अब आएगा आपके लिए इस एपिसोड का सवाल। तो श्रोताओं, आज के सवाल के रूप में आपको सुनना है इस संवाद को और बताना है इस फिल्म का नाम और इस फिल्म के निर्देशक का नाम। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, ये सब रंग पूछ के वार नहीं करते। ये पेट की मारी जनता है राय साहब। एक रोटी का आसरा दे दीजिए, 2 मीठे वादे कर दीजिए, किसी भी रंग का झंडा उठा लेंगे। तो अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/borntoberemembered पर। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को आज यानी 26 फरवरी के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। मैं डायबिटीज हूँ। मैं हृदय रोग हूँ। मैं ब्लड प्रेशर हूँ। मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।